एंड वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, जो आपकी एमएससी बॉटनी का ही एक कंटेंट है। इवन आपकी 12th एंड 10th बायोलॉजी का भी एक टॉपिक है। इसको आप इस वीडियो लेक्चर्स में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे मॉडर्न जो एज है, मॉडर्न पीरियड टाइम पे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना। और आपके हर फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर एग्रीकल्चर्स के फील्ड में हो, इन सब में इसका बहुत ही ज़्यादा, चाहे आप मेडिसिन के फील्ड में देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी सूक्ष्म विज्ञान होती है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका वायरस, बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए दूध होता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसकी वजह से। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसी के अंतर्गत आने वाले कुछ मेडिसिन, आपने इंसुलिन के बारे में पढ़ा होगा, पेंसिलिन के बारे में पढ़ा होगा, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो पेंसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था। ये काफ़ी सारे जो एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आने वाले टॉपिक्स हैं बेसिकली। तो मैंने जनरल इंट्रोड्यूस करवाया है, अब ब्रीफ में अपन पढ़ते हैं। तो चलिए, वीडियो लेक्चर स्किप नहीं करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स तक जिनको नीड है। एंड दूसरी बात फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा जो पिछला वीडियो चैनल था, सॉरी, मेरा पिछला चैनल एजुकेशन टॉप 10 के ही नाम पर था बेसिकली। वो चैनल किसी ने स्ट्राइक कर दी सडन, और मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। तो आप लोग प्रे करें कि मेरा चैनल मुझे वापस मिल जाए, ताकि मैंने 2 साल की जो हार्ड वर्किंग करी थी वो मुझे वापस मिल जाए। और 2 साल की मेहनत, आपको पता है, रात दिन एक कर देना किसी चैनल के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मैंने किया। तो आज मेरे पास वो चीज़ नहीं रहा, मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बट कोई नहीं, आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो इस चैनल में भी आपके लिए वीडियोस, लेक्चर कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। एप्लीकेशंस आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बहुत ब्रीफ में चीज़ें समझाने वाली हूँ यहाँ पे। तो बात करते हैं आपके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी चाहे हेल्थ की बात करें या एग्रीकल्चर में बात करें या इंडस्ट्रियल फील्ड में बात करें, तो कहीं भी देखते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी, जिसको आप हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, उसका यूज़ है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, यानी कि आपके हेल्थ के फील्ड में देखेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में इसका उल्लेख है। जैसे इंटरफ्रांस पढ़े होंगे, जो वायरस, बैक्टीरिया, वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं। मतलब इंटरफेरेंस जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वायरस संक्रमित, जिसको वायरस इन्फेक्टेड करता है। अभी तो आपने कोविड के ड्यूरेशन पे देखा कि कोविड का जो वायरस था कितना ज़्यादा सबके लिए हार्मफुल था। एंड वो सबके लिए क्या, जो वायरस था कोविड-19 का, कोरोना वायरस, सबको पता है कितना ज़्यादा हार्मफुल हुआ। तो अब यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है, वो वायरस संक्रमित सेल्स जो होते हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस करने वाले वे प्रोटीन्स होते हैं, जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो वायरस होते हैं उनसे क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसकी खोज के बारे में बताया गया कि इस की खोज को किसने डिस्कवर किया था, तो आइजैक एवं लिडेन मॉन ने किया था 1957 में। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के बारे में फ्रेंड्स बात करते हैं। इंटरफेरॉन प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल जो किलर सेल्स होती है, एनके जिसको इन शॉर्ट कहते हैं, एक प्रकार से लिम्फोसाइट की कोशिका, जो आपकी अविषालु, जिसको काइटोसिस क्रिया को बढ़ाते हैं। एनके यानी कि न्यूट्रल, जो क्लियर होती है, किलर होता है, नेचुरल किलर्स, कुछ प्रकार के ट्यूमर्स की वृद्धि को भी रोकती है। ट्यूमर्स के उपचार के लिए भी अत्यधिक महंगा होने के बावजूद भी इंटरफेरेंस का यूज़ हो रहा है। जो ट्यूमर्स होते हैं, आजकल तो बहुत सारी डिजीज़ेस चल गई हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं है, नई नई बीमारियां, क्योंकि केमिकल्स की वजह से बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्टेड होते हैं बॉडी के अंदर, देखने के लिए जनरली मिल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे कि इंटरफेरेंस का जो प्रोडक्शन होता है, सबसे पहला जो डोनर ब्लड होता है उसके विगलित श्वेत कोशिकाओं द्वारा, यानी जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है, एवं आपका फाइब्रोस्ट होता है जो कल्चरों से होता है।
फाइब्रोब्लास्ट होता है, यानी कि तंतु कोरक जो होता है। लेकिन अब इंटरफेरन का जो प्रोडक्शन है, इकोलाई आपने सुना ही होगा, इकोलाई ईस्ट तथा स्तनपायी कोशिकाओं के कल्चर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा टेक्निक जो है उसके लिए भी किया जा रहा है, उसके द्वारा किया जा रहा है। अब इंसुलिन के बारे में मैंने बताया था कि इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है। क्या होता है इंसुलिन? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, यानी जब बॉडी में जो ब्लड होता है, तो ब्लड आपको पता है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है। मधुमेह से पीड़ित, अगर बॉडी में ब्लड के अंदर आपके शुगर ज़्यादा हो गई तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी डिजीज़ होती है। अब आपको भी पता है कि इंसुलिन की कमी से ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इंसुलिन इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसको भी डायबिटीज़ होता है उसके लिए इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की प्राकृतिक जीन क्लोनिंग अथवा रासायनिक जीन क्लोनिंग दोनों ही विधियों से बनाया जा सकता है। तो इंसुलिन एक मेडिसिन है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है बेसिकली। अब आगे समझ में, आपने इंटरफेरेंस पढ़ा, इंसुलिन्स पढ़ा। ये बेसिकली आपके हेल्थ के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन से यूज़ किया जा सकता है। एक और है सोमेटो स्टैनिन। कुछ वर्ड्स मिस टाइप हो रहा है तो बोलने में भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप लोग उस चीज़ को नेग्लेक्ट करें, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें। क्योंकि सोमैटोस्टेनिन हार्मोन जो होता है इंसुलिन एवं मानव विकास हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। किसको? जो स्टेनिन होता है हार्मोन इंसुलिन एवं मानव जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसके हार्मोन्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है। और मधुमेह और अन्य जो विकास संबंधी रोग होते हैं उनके उपचार में कार्यकारी भूमिका निभाता है। ये मतलब जो ये हार्मोन्स होता है मुख्य रूप से मस्तिष्क की कोशिकाओं एवं अग्नाशय, आपका पैंक्रियास जो होता है, इन आपकी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उसमें स्रावित होता है। सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स को भी जो जीन क्लोनिंग की विधि द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपका सोमैटोस्टेनिन हो गया। इंटरफेरेंस आपने पढ़ा, इंसुलिन। तो ये आपके हेल्थ के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बात करते हैं एमिनो एसिड की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो मेरा पिछला चैनल था एजुकेशन टॉप 10 के ही नाम पे, उसमें हर एक पॉइंट पे, हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियोस लेक्चर वो भी ब्रीफली बनाए थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब तो वो मिलने वाला नहीं है, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे। पर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स की कुछ चीज़ों को लेके पछतावा होता है, और कुछ जो उस चीज़ में बीत गई उसको देखकर आपको लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कुछ रहा नहीं है। क्योंकि जब आपकी मेहनत बर्बाद होती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि सच में कुछ तो हुआ है। बट कोई नहीं, आप उन चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ लेके चले, क्योंकि आपको रास्ते में आगे बढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी विधियों से अमीनो अम्ल जो होते हैं, जैसे लाइसिन हो गया, मोनोग्लिसरेटिक हो गया अम्ल इत्यादि के प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी आई है। तो जैव प्रौद्योगिकी से हम अमीनो अम्ल को एल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमें इसकी आवश्यकता होती है, साथ ही इसकी जो लागत होती है वो भी कम होती है। बात करें जो मेडिसिन होती हैं, आपकी दवाएं होती हैं, उसके भी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है। टिश्यू कल्चरल संवर्धन के माध्यम से, क्योंकि आपका एमएससी बॉटनी जो फोर्थ सेम है, बेसिकली आपका 401 जो सब्जेक्ट कोड है वो आपके टिश्यू प्लांट कल्चर पे ही डिपेंडेंट है। बेसिकली आपके जो उसमें टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे तो प्लांट टिश्यू कल्चर ही है। और मैंने पढ़ाया कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। उसके माध्यम से निकोटीन या डायोजेनिन का उत्पादन संभव है। इसके माध्यम से जो ट्यूमर निरोधी पदार्थ है और अमीनो अम्ल है, प्रोटीन है, एंटीबायोटिक है, स्टेरॉयड है, रंग वाले पदार्थ और विटामिन इत्यादि बनाए जा सकते हैं। और वहीं इसके उपयोग से कम समय में अधिक से अधिक उपज देने वाले पौधे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारे फील्ड पे, इंडस्ट्रियल फील्ड पे भी यूज़ होता है बेसिकली, और एग्रीकल्चर के फील्ड में तो होता ही है। आपको पता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर्स जो है
तो कहीं ना कहीं प्लांट को जब लेबोरेटरी के अंदर एक नए प्लांट को जनरेट किया जाता है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इस बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यदि एग्रीकल्चर के फील्ड पे बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस को पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, तो इसमें कृषि के क्षेत्र में जो आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में जैव प्रौद्योगिकी का बहुआयामी उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा ही आज हमें जो ऊतक संवर्धन, मैंने बताया कि जो टिश्यू कल्चरल है, लेबोरेटरी के अंदर जब आप एक नए प्लांट की वेराइटीज़ को प्रोडक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, वो आपका टिश्यू कल्चर हो गया, भ्रूण संवर्धन हो गया, प्रौध संवर्धन विधि, कोई भी टेक्नोलॉजी है संपन्न हुई है जो बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से आज जो फसलें हैं, आपकी क्रॉप्स हैं, उनकी जो वेराइटीज़ है, उनका प्रोडक्शन है, उनकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आपको उनकी जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। तो फसलों की समय सीमा को कम कर दिया गया, यानी किसी एक ही भूखंड पर बार बार खाद्यान्न फसलों को उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि बहुत कम। यदि आपके पास भूमि है जो बेसिकली खेती के लिए आप रखते हैं, तो यदि बहुत कम भी है तो उसमें आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बार बार नई नई क्रॉप्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी की मदद से फसलों की एक ऐसी किस्में तैयार की हैं, ऐसी वैरायटीज़ जिसमें हानिकारक गुणों की अपेक्षा जो लाभकारक गुण हैं, फसलों में, क्रॉप्स में जो हानिकारक गुण हैं तो उनकी अपेक्षा लाभकारी गुण अधिक होते हैं। और पौधों एवं फसलों की ऐसी प्रजातियों का विकास किया जा रहा है जो कवकनाशी हो, कीटकनाशी और रसायनों का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है वो कृषि के फील्ड पे भी, आपका एग्रीकल्चर फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अब यहाँ पे जीन अभियांत्रिकी में देखेंगे, जो आपका जीन टेक्नोलॉजी है, जीन अभियांत्रिकी और पौधों की नवीन विकसित प्रजनन प्रौद्योगिकी द्वारा फलों तथा सब्जियों के स्वाद भी नियंत्रित किए जा सकते हैं तथा उसमें विशिष्ट गुणों का समाविष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ताकि लंबे समय तक सड़े गले और ख़राब ना हो। तो ये भी एक एप्लीकेशन है जो कृषि के फील्ड पे, आपका एग्रीकल्चर फील्ड पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। फ्रेंड्स, बात करें सीड की, तो सीड जो बीज के क्षेत्र में, यानी बीजों के क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके एप्लीकेशंस का अध्ययन, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं, परजीवी पराजीनी फसलें जिसे बोलते हैं, बिट्टी कपास होती है, बिट्टी बैगन होती है, गोल्डन राइस आता है, तो इसके अंतर्गत आने वाले हैं। जैसे ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन कौन सी है, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किसी फसल में, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा यानी किसी भी फसल में ऐसे बाहरी जीन को प्रविष्ट कराया जाता है, यानी कि जो जीन्स होता है वो बाहर से प्रविष्ट कराया जाता है जो कि उस फसल में विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको बाहर से प्रविष्ट कराया जा सकता है। और इस तरह की फसल को ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। और इसी फसलों में क्या करते हैं कि बाहरी जीन को प्रविष्ट कराया जाता है और जो विशिष्ट गुण है, स्पेसिफिक जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, उनका डेवलप किया जा सकता है, यानी कि कुछ विशिष्ट गुण हैं। मान लीजिए इनके अंदर जो कीटाणु है, बैक्टीरिया, वायरस, उनका इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे कुछ जीन्स जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है वायरस, बैक्टीरिया को मारने की। तो बीमारी और कीटों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, फसलों की जो गुणवत्ता है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। जो जल की आवश्यकता है, यानी कोई कोई प्लांट जिसको वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो ऐसे जो विशिष्ट कुछ वाटर है उसको भी कम करना। प्रोटीन और जो खनिज की मात्रा है, आपका जो खनिज देते हैं उसकी मात्रा को भी अधिक पौष्टिक बनाना होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए आपने जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी। तो आपको वीडियो पसंद आता है और समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, और मेरा सपोर्ट बनाए रखें। और एक चीज़ और मेरे लिए प्रे करें कि मेरा जो पिछला चैनल था एजुकेशन टॉप 10 के नाम पे, वो मुझे रिटर्न मिल जाए, स्ट्राइक हट जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, कंटिन्यू मेरे वीडियोस वॉच करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।